कल मैंने एक सपना देखा। सपना था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2025 जीत चुकी है। विराट कोहली, कैप्टन रजत पाटीदार एंड सारे खिलाड़ी बैंगलोर की सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे उठा रहे हैं फैंस के साथ। एंड अचानक से मैं बेड से गिर जाता हूँ नीचे एंड मुझे पता लगता है कि ये तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड ये एक सपना था, कोई रियलिटी नहीं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि मैंने कहीं तो सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं। देखो, वैसे तो मैं इन चीजों में नहीं मानता, लेकिन मैं थोड़ा सा मानने की सोच रहा हूँ इस चीज को। क्यों? क्योंकि 2025 की जो ये आरसीबी टीम है ना, वो जबरदस्त है, वो परफेक्ट है, वो बैलेंस्ड है, उसके पास वो सब कुछ है जो एक चैंपियंस टीम को चाहिए होता है आईपीएल जीतने के लिए। सब कुछ, प्लेयर्स से लेके, स्टाफ से लेके, फैंस से लेके, हर चीज, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, क्लच सिचुएशंस पर परफॉर्मेंस ले लो। लेकिन ये हो कैसे पा रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या सिर्फ खिलाड़ी ही इसके पीछे हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हैं दो नाम, मो बोबर्ट एंड दिनेश कार्तिक। दो ऐसे इंसान जिसकी चर्चा अभी तक हुई नहीं है, या हुई भी है तो बहुत थोड़ी सी हुई है। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो प्लेयर्स को मिल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि ये दो इंसान नहीं होते तो आरसीबी आज टॉप ऑफ द टेबल ना बैठी होती, इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती आईपीएल 2025 के अंदर। तो कैसे बदल दी मो बोबर्ट एंड दिनेश कार्तिक ने आरसीबी की किस्मत? आइए जानते हैं। मेरा नाम है अमान अहमद, आप देख रहे हैं क्रिकेट पंचायत। अब दिनेश कार्तिक को तो हर कोई जानता है बिकॉज वो एक जाना पहचाना नाम है, सबको पता है हु इज दिनेश कार्तिक। बट क्वेश्चन है, ये दूसरा इंसान कौन है? हु इज मो बोबर्ट? एक्चुअली मो बोबर्ट हैं आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, एंड ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए भी, इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम के लिए भी काम कर चुके हैं। ये जाने जाते हैं यंग इंडिविजुअल खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए, टीम के अंदर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एंड अपनी शानदार स्ट्रेटेजीज के लिए, अपनी मनी बॉल अप्रोच के लिए। एंड मैंने जितना मो बोबर्ट के बारे में सुना है तो अच्छी बातें ही सुनी है। सुना ये है कि इनके पास एक ऐसा इंटेंट है जो प्लेयर्स को पॉजिटिव तरीके से ग्रूम करती है। एंड इस आरसीबी की टीम में जो इतने सारे आपको यंगस्टर दिखते हैं ना, शायद वो मो बोबर्ट की ही फाइंड है ज्यादातर, शायद नहीं ज्यादातर। तो इनका ये रोल है। जब मो बोबर्ट आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो उनको चाहिए था एक ऐसा इंसान जो आरसीबी को इन एंड आउट जानता हो, क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, उसने क्रिकेट खेला हो। एंड देयर इज नो बेटर देन दिनेश कार्तिक। उन्होंने चुना दिनेश कार्तिक को। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक को चुना, उसके पीछे यही रीजन थे कि एक ऐसा इंसान जो इस फैन बेस को जानता हो, इन कुछ खिलाड़ियों को जानता हो जिनको ऑलरेडी आरसीबी ने रिटेन कर रखा था, जो इंडियन क्रिकेट को समझता हो, इंडियन कंडीशंस को समझता हो, बैंगलोर के ग्राउंड को समझता हो। एंड दिनेश कार्तिक वाज अ परफेक्ट मैन। अब अगर आईपीएल में अच्छा करना था तो एक चीज करनी जरूरी थी, वो थे प्लेयर्स को रिटेन करना। ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करना जो आरसीबी के लिए फायदा करे। एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। आरसीबी ने इससे पहले जब प्लेयर्स कभी रिटेन किए थे उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई थी एंड इस बार भी होनी ही थी। एंड ऐसा हमने सुना है कि दोनों के बीच कुछ चीजें भी हुई ऐसी कि जहां पे दिनेश कार्तिक कुछ और सोच रहे थे एंड मो बोबर्ट कुछ और सोच रहे थे एंड बाकी मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट सोच रही थी। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है मोहम्मद सिराज का। एक्चुअली बात यह है कि दिनेश कार्तिक चाहते थे कि आरसीबी मोहम्मद सिराज को हैंड्स डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रिटेन कर ले, लेकिन मो बोबर्ट की सोच अलग थी। उनको लगता था कि मोहम्मद सिराज को अगर वो रिटेन करते हैं या फिर ऑक्शन में जाके भी अगर आरटीएम करते हैं तो मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे आरसीबी को, जो कि एकदम सच बात भी है मेरे हिसाब से कि मोहम्मद सिराज ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ के बिके हैं। एंड अगर आरसीबी उनको रिटेन करती, आरटीएम से रिटेन करती, तो और पैसे देने पड़ते, 17-18 करोड़ बन जाता। दूसरा यहाँ पे यह भी था कि दिनेश कार्तिक चाहते थे कि आरसीबी का पास अभी कैप्टन मटेरियल नहीं है। कैप्टन मटेरियल नहीं है क्योंकि कोई यंग प्लेयर थे ज्यादातर एंड जो प्लेयर्स आने भी थे वो ऑप्शन टेबल से आने थे, तो नए प्लेयर्स एकदम से कैप्टन नहीं बन सकते थे। तो वो चाहते थे कि विराट कोहली आरसीबी कप्तानी एक बार फिर से संभाले। एंड मो बोबर्ट क्या बोले? उनको नहीं था कि विराट कोहली कप्तान बने। उनकी यहाँ सोच ये थी कि विराट कोहली बिना ट्रॉफी के अगर आईपीएल जीतेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लेगेसी में कोई कमी होने नहीं वाली, वो प्लेयर महान रहेंगे, वो उतना ही अपना 100% देते रहेंगे हर मैच के अंदर। लेकिन दिनेश कार्तिक चाहते थे कि भाई कप्तान बने विराट कोहली। लेकिन बताओ मजे की बात क्या है कि विराट कोहली भी नहीं चाहते थे वो खुद कप्तान बने। एंड इसलिए फैसला हुआ दोनों की मिलाप से कि ठीक है, रजत पाटीदार को कैप्टन बनाएंगे, एक ऐसा प्लेयर जिसने आरसीबी के लिए पास में परफॉर्मेंस भी दी है, जिसको इन्होंने रिटेन भी कर लिया है, जो बहुत यंग भी नहीं है। रजत पाटीदार इज 32 एट दिस पॉइंट।
तो इस तरीके से आरसीबी कैप्टन का चुनाव हुआ एंड वो प्लेयर्स आरसीबी ने रिटेन करे जो उनको चाहिए थे, जो उनको था कि हाँ हम इन रिटेन प्लेयर्स के साथ और अच्छे ऑप्शन अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी टीम बना लेंगे। अब अगर आईपीएल में और अच्छा करना है, अगर आपको आईपीएल जीतना ही है तो आपको रिटेंशन तो अच्छी करनी ही थी, आपको जीतना था आईपीएल ऑक्शन, इफ नॉट जीतना था अच्छा करना था। एंड मो बोबर्ट एंड दिनेश कार्तिक जो सोच थी वो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उनको पता था कि आरसीबी ने इससे पहले हमेशा ऑक्शन के अंदर पैसे बनाए हैं ऐसे खिलाड़ियों पर जो चलते नहीं है। एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल इतने बुरे परफॉर्मर नहीं थे, स्टिल ये एक एग्जांपल है। शेन वॉटसन भी इसके अंदर एग्जांपल जोड़ सकते हैं। तो आरसीबी का हमेशा से रहा है कि वो ऐसे प्लेयर्स लेते हैं जिनका नाम बहुत ऊंचा हो, उनके काम छोटे हो आईपीएल के अंदर। लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी। इस बार सोच के आए थे, गिन के आए थे कि अपने प्लेयर लेने के वाले हैं। एक एग्जांपल था उसके अंदर जॉश हेजलवुड। तुमको एक चीज बताऊं, जैसे ही जॉश हेजलवुड ऑक्शन टेबल पर आए तो आरसीबी ने तभी से भैया अपनी बिडिंग लगानी स्टार्ट कर दी, बिकॉज वो श्योर थे कि उनको हेजलवुड किसी भी पॉइंट पे चाहिए ही चाहिए। एंड वी ऑल नो कि हेजलवुड ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। एक और एग्जांपल था जॉस बटलर। अब आरसीबी चाहती थी जॉस बटलर लेना, हालांकि जॉस बटलर एक नामी ग्रामी नाम थे, बट स्टिल उनको चाहिए था जॉस बटलर। उन्होंने ट्राई करा, बट जॉस बटलर थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ रहा था आरसीबी के लिए एंड थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज भी जा रहा था। तो उनके पास एक बैकअप प्लान था। बैकअप प्लान कौन था? वो था फिल सॉल्ट। वही फिल सॉल्ट जिसने 2024 आईपीएल में धूम मचाई थी केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए। एक ऐसा प्लेयर था जो केकेआर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छा करा था टी20 के, एंड वो इंग्लैंड के लिए भी टी20 सेटअप में कंसिस्टेंटली खेल रहा था, अच्छा कर रहा था। तो आरसीबी ने सोचा कि भाई फिल सॉल्ट पे हम वो ऑल आउट जाएंगे, और 11 करोड़ में उन्होंने फिल सॉल्ट को ले लिया। तो ये कुछ अच्छी बिडिंग्स थी। भुवनेश्वर कुमार एक ऐसी बिडिंग थी। जब मोहम्मद सिराज, उनको पता था हम नहीं कर पा रहे रिटेन, तो उनको आइडिया था कि हमको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ा महंगा पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो। एंड इसलिए लिया भुवनेश्वर कुमार की जो बिडिंग थी। एंड उसके बाद एक अंडररेटेड बिडिंग जो आरसीबी ने जीती वो थी कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या का मैं तुम्हें बताऊं, ज्यादा टीमों ने सोचा नहीं था कुणाल पांड्या को क्यों लेंगे। जब कुणाल पांड्या को लिया गया तो आरसीबी फैंस की मैं तुम्हें गालियां दिखाऊं ना, अगर आरसीबी के उस पोस्ट पे जिस पे दिखाया था कुणाल पांड्या इज नाउ आरसीबीएन, इतनी ज्यादा भर भर की गालियां थी। बहुत लोग खुश नहीं थे उस जब कुणाल पांड्या को लिया गया था। बट ये जो मैनेजमेंट था, ये दोनों खिलाड़ी, ये दोनों जो इंसान है, मो बोबर्ट एंड दिनेश कार्तिक, इनको पता था कि भाई हम जो काम कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं। कुणाल पांड्या ने लखनऊ के लिए काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई दी। बहुत अंडररेटेड ऑफ रेडार बॉलर बन के रह गए थे कुणाल पांड्या। यानी एक ऐसे प्लेयर है जो क्लच परफॉर्मेंस लेके आते हैं। सबको पता है वो क्लच परफॉर्मेंस कैसे लेके आते हैं। 2017 का अगर इसने आईपीएल फाइनल देखा है वो जानता है। आरसीबी के लिए सीजन जब आरसीबी को विकेट चाहिए होता है तो भाई हाथ में दे दो बॉल कुणाल पांड्या का, वो कैसे ना कैसे स्पिन फेंक के या बाउंसर मार के फास्ट बॉलिंग करके आपको विकेट लेके दे देते हैं, बैट से भी रन बनाते हैं। तो वो एक अंडररेटेड बाई थी एंड एक मतलब मैं बोलूंगा एक परफेक्ट बाई थी। फिर लिया विल जैक्स को छोड़ा एंड फिर क्या लिया? फिर लिया टिम डेविड को। उसके ऊपर ही बड़ी ट्रोलिंग हुई। लोगों ने बोला अरे टिम डेविड को ले लिया, चलिए ट्रोलिंग की हम बात बाद में करेंगे, बट टिम डेविड को जब लिया 3 करोड़ में तो काफी लोगों ने बोला अच्छी है, काफी एक्सपर्ट उन्होंने दिमाग चलाया एंड बोला कि टिम डेविड फुल टॉस भी छक्के मारते हैं। एंड वी ऑल नो कि टिम डेविड कैसे छक्के मारते हैं। एक और खिलाड़ी लिया रोमारियो शेफर्ड। सुयश शर्मा को लिया, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई क्यों ले लिया, बट पता है सुयश शर्मा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाता है, अगर आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीती फॉर एग्जाम्पल नहीं जीती तो क्या होगा? क्या मतलब ये जो अप्रोच थी, ये जो सब जो करा आरसीबी ने, अच्छा खेला, सब बर्बाद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ट्रॉफी जीतने इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं मानता हूं आईपीएल टेबल पर इतने लंबे टाइम तक नंबर 1 बने रहना, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा करा है, तभी आप नंबर 1 पोजीशन में बैठे हो। आपको लग रहा है कि आप टॉप 2 फिनिश कर जाओगे, प्ले ऑफ 1 आप ही खेल लोगे। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है काफी अच्छी अप्रोच है। ट्रॉफी आना नहीं आना यार इसको मैं बोलूंगा थोड़ा लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन फाइनल कुछ भी हो जाता है। हमने देखा था ना, हैदराबाद ने अच्छा करा था पूरे 2024 के अंदर, लेकिन फिर केकेआर की वो शानदार टीम आई जो कि अपने आप में टॉप टीम थी उस सीजन, उन्होंने हैदराबाद को हरा कर वो आईपीएल फाइनल जीत लिया। तो आईपीएल फाइनल के अंदर कुछ भी हो सकता है, ट्रॉफी शायद जीते ना जीते, बट आरसीबी ने मैं बोलूंगा इस बार दिल जीते हैं, सच में जीते हैं दिल सिर्फ ऐसे नहीं कि जरा हवा में जीते हैं, दिल जीते हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। चाहे ऑप्शन के अंदर देख लो, चाहे यहाँ पे आप रिटेंशन में देख लो, चाहे आप फील्ड पे देख लो, चाहे आप ऑफ द फील्ड देख लो, मतलब हर जगह फ्लॉलेस नजर आई है ये टीम। एंड उसका रीजन सिंपल सी बात है, मैं दूंगा जो अंडररेटेड क्रेडिट है, जो ऑफ द फील्ड दिखता नहीं है किसी को, वो है दिनेश कार्तिक एंड मो बोबर्ट।